हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। ठीक, आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की कला, जो एक नोट्स के तौर पे है। इसमें जो है वन लाइनर में ही जो है हर चीज़ें क्लियर बताई गई है। इसको जो है आप लोग अच्छे से इस चीज़ को अध्ययन करिएगा। तो हम शुरू करते हैं। आज टॉपिक जो है सिंधु घाटी नदी की में जो पनपी व्यवस्था थी, किस किस तरह से पनपी, कैसे इसका विकास होता है और ये कितनी बार नष्ट होती हैं और इसकी प्रोसेस क्या क्या थी, कैसे विकास हुआ था ये। ठीक, और जो किस किस देश में इसका फैलाव हुआ था और विभिन्न प्रकार की चीज़ों को हम इसमें जानकारी लेंगे। ठीक, तो देर ना करते हैं, वीडियो को हम शुरू करते हैं। और वीडियो को देखिए, इसलिए बनाया गया है ताकि आप लोग अच्छे से वन लाइन में ही चीज़ें को कंटेक्ट कर लिया जाए, कि वन लाइन में ही आपको अच्छे से याद हो जाए। तो शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, तो देखिए पहला लाइन शुरू होता है कि सिंधु नदी घाटी में कला का उद्भव ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। ठीक, देखो सिंधु घाटी को पढ़ने से पहले हम थोड़ी मोटा मोटी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, इसका पहले भौगोलिक विस्तार जान लीजिए क्या था। किस किस देश में फैला था सिंधु घाटी सभ्यता? ये फैला था भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक, और ये फैला जो था ये किस रूप में फैला? इसका आकार क्या था? त्रिभुजा आकार था। पूरब में क्या था? आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और उत्तर में क्या था? उत्तर मांडा, ठीक, जो चिनाब नदी के तट पे है। और आलमगीर जो है पूरब में है, ये हिंडन नदी के तट पे है। और दक्षिण में जाएंगे महाराष्ट्र, ये गोदावरी नदी या प्रवरा नदी में के ऊपर क्या है, यहाँ पे सभ्यता पनपी थी। और फिर उसके बाद इधर चले जाएंगे आप दक्षिण के साइड में, पश्चिम के साइड में, तो शुद्ध केंडाडोर था जो अफगानिस्तान में पड़ता है। तो इस तरह से जो पूरी संपूर्ण भारत में और क्या है पाकिस्तान में और अफगानिस्तान पे ये सभ्यता अच्छे से पनपी थी और पली बढ़ी थी। ठीक, आगे दिया हुआ है सिंधु नदी एक उसकी सहायक नदियों के बीच पनपी सभ्यता को हम सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु नाम इसका क्यों पड़ा था? ठीक है, सिंधु सभ्यता का नामकरण जो हुआ था कई रूपों में हुआ था। पहला है कि इसको हम हड़प्पा सभ्यता पुकारते हैं, दूसरा इनको सिंधु सभ्यता पुकारते हैं, तीसरा हम इन्हें प्रथम नगरी सभ्यता को क्या नाम से जाना जाता था, क्योंकि सिंधु सभ्यता जो थी ये प्रथम जो नगरी व्यवस्था थी जो आज किससे भी अच्छे लोगों का वहाँ पर जीवन जीते थे। उसके अगली है सरस्वती सभ्यता। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती सभ्यता के भी नाम से हम लोग जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी नाम से जानते हैं, और पकाई गई ईंटों की सभ्यता के नाम से हम जानते हैं। और क्या है, इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, और लास्ट इसे हम मेलुआ सभ्यता भी कहते हैं। तो किसी भी अगर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ये सब वर्ड आ जाए तो समझ लीजिए सिंधु सभ्यता के बारे में बातें हो रही है। ठीक, हम आगे तरफ बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि सिंधु सभ्यता भारत के अतीत की सबसे पहली सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है। ठीक, समझिएगा बात को। ओके, आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता का संबंध मुख्यतः भारत और पाकिस्तान से है। देखिए, मेन इसका था वो भारत पाकिस्तान में मिला, लेकिन अगर इसकी विस्तार पूछेगा तो भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों मारना है, लेकिन मेन जो रूप था पाकिस्तान और भारत ही था। सिंधु सभ्यता भारत की प्रथम नगरी सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? नगरी सभ्यता थी। यह सभ्यता मुख्यतः वास्तुकला, भवन निर्माण कला के लिए क्या जानी जाती? किसके लिए जानी जाती है? ये वास्तुकला। देखिए उस समय जो है सिंधु सभ्यता में बहुत बड़े बड़े महल, भवन, नगार और क्या इमारतें बनाई गई थी, जो भव्य भव्य आकार के रूप में बनाई गई थी, और भी एक सीक्वेंस में, एक रूप, एक नियम, एक विस्तार के अनुसार। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। सिंधु सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। ये आद्य ऐतिहासिक मतलब क्या होता है? पहली चीज को समझिए क्या होता है इसका मतलब।
देखिए, इतिहास को जब हम पढ़ते हैं 3 रूप में पढ़ते हैं। कौन-कौन से रूप होता है? एक प्रागैतिहासिक रूप होता है, एक आद्य ऐतिहासिक रूप होता है और एक क्या होता है? बताइए? प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक होता है। क्या होता है? ऐतिहासिक। देखिए, प्रागैतिहासिक मतलब इसमें जो है क्या में कुछ मिली नहीं थी। बात समझिएगा। कोई लिखित न साक्ष्य मिले थे और न इसे पढ़ सका, न मिली थी और न पढ़े जा सके थे। और आद्य ऐतिहासिक का मतलब होता है लिखित साक्ष्य हमें मिले लेकिन हम उसको क्या करें? पढ़ नहीं सके। दूसरी बात, जैसे हमें सिंधु सभ्यता से कुछ चीज़ें लिखी मिली लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सके, आज तक हम उसको पढ़ नहीं सके। तीसरी कह रहे हैं कौन सी चीज़ थी? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक भी सभ्यता जो होती है इसमें चीज़ें क्या होती हैं? लिखी भी गई और पढ़ी भी गई। जो क्या है, जैसे इतिहास हम पढ़ते हैं, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सब सारी चीज़ें हमें लिखित साक्ष्य के रूप में मिली है ना, तो क्या हो जाते हैं? ऐतिहासिक के रूप में आ जाते हैं। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थे। तो क्या है? मेन जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थे। सिंधुवासी पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। देखिए, आदिकाल से ही लोग क्या है? पीपल के वृक्ष को बहुत ही महान मानते थे। क्या? बहुत ही महान मानते थे और उसकी पूजा आदिकाल से करते चले आ रहे हैं और अभी भी इसकी पूजा करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। सिंध सभ्यता की खोज किस किस तरह हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में देखते हैं। सर जनरल कनिंगम महोदय ने सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का पता कब लगाया था? 1878 ईस्वी में। देखिए, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ी इसकी कहानी जान लेते हैं, कैसे कैसे खोज हुई थी। ठीक, एक समय की बात है कि रेलवे लाइन बिछ रहा था, ठीक, लाहौर में। तो क्या हुआ, एक चार्ल्स मैसन नामक एक व्यक्ति थे, ठीक, वहाँ पे थे। तो जब रेलवे लाइन बिछ रही थी लाहौर कराची में, तो जो पत्थर से घटने लगे थे। अब तो मजदूर का पूछे, सर क्या किया जाए? तो ये कहें चार्ल्स मैसन, कोई बात नहीं है, जाओ देखो वहाँ पे जो है कुछ दूर पे पत्थर है, उसको खोद खोद ला के तब तो गिराइए आप लोग। तो गए लोग, निकाल निकाल के ला रहे थे। तब इन्हें कुछ क्या है, ईंटें भी मिली। तो मजदूरों का काम था, बस खोद खोद लाना, उनसे कोई मतलब था ही नहीं। तो चार्ल्स मैसन जब देखे 1826 ईस्वी में इस चीज़ को, तो वो ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिए। उसके बाद 1856 ईस्वी में बंधन बंधु, ठीक है, आते हैं, 2 भाई रहते हैं, वो भी देखते हैं, वो भी लोग थोड़ा बहुत विचार करते हैं, फिर आगे प्रक्रिया रोक देते हैं। फिर 1878 ईस्वी में जब कनिंगडम आए, ठीक है, वहाँ के रूप में पुरातत्ववेत्ता के रूप में, तो ये चीज़ों को देखें और क्या किए, सोचें कि हम इस चीज़ को देखकर खुदाई करें कि इसमें निकलेगा क्या। तो इसके लिए उस आकर वहाँ पे देख के जब आए तो विचार किए कि उसकी खुदाई के लिए हम किसको भेजा जाए। ठीक, तब वही आकर वो सोचने विचारने लगते हैं। तब 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के निर्देशन में और दयाराम साहनी ने क्या है कि अध्यक्षता में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। ध्यान दीजिएगा, 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी की अध्यक्षता में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। और जस्ट 1922, 1 साल के बाद 1922 ईस्वी में जॉन मार्शल ही निर्देशन में राखल दास बनर्जी की अध्यक्षता में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। देखिए, उसमें आम लोगों से नहीं खुदाई कराई जाती थी, जो विज्ञाता थे, जो जानकार थे, उनसे कराए जाते थे। ठीक, ताकि उसमें जो चीज़ें मिले हमें सुरक्षित मिले, ताकि हम उससे क्या पता लगा सके कि क्या है, किस चीज़ की सभ्यता थी वहाँ पे पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उत्खनन करवाया, जिससे सभ्यता को प्रकाश में आए, जिससे सभ्यता क्या आई, हमारे सामने आए। सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले की खोज के कारण इसे क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता की जब खोज हुई तो सर्वप्रथम हड़प्पा टीला मिला था, इसीलिए इसके नाम क्या किया गया, हड़प्पा टीला रखा गया। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, पढ़िए, उस चीज़ों को समझिए। यहाँ पे हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। बस समझिए कि कैसे, किसने किया और किसके निर्देशन में हुआ और कौन किया, इस चीज़ को थोड़ा सा गौर करिएगा। ठीक, आगे। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है,
जिसकी खुदाई 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। अभी हम बताएं ऊपर कि किसके देखिए सर जॉन मार्शल निर्देशन दोनों में रहते हैं, बात सोच समझिएगा। लेकिन मोहनजोदड़ो की जब खुदाई होती है कौन करते हैं बताइए, राखल दास बनर्जी के द्वारा होता है। और हड़प्पा हड़प्पा किसके होते हैं, दयाराम साहनी। चीज़ याद कर लीजिएगा। अब है सिंधु सभ्यता का समय काल क्या था। देखिए सिंधु सभ्यता के समय को लेकर विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है। देखिए कोई भी चीज़ जब हमारी जो है चीज़ें प्रकट होती हैं प्राचीन काल की, तो वो कोई अथेंटिक जो है डेट नहीं हो पाता है, तो उसमें कोई मिसिंग हो जाती है। जैसे किसी के द्वारा ये शायद एक ही डेट होगा, शायद डेट, इसी में थोड़ा सा क्या होता है डेट को लेकर थोड़ा संशय बना रहता है। लेकिन कुछ विद्वानों ने इसको स्पष्ट रूप से भी व्यक्त किया है। तो आगे हम पढ़ते हैं इसको, देखिए माधव स्वरूप वस्त्र के अनुसार 3000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व, ठीक 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। मार्टिन व्हीलर के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक। सर जॉन मार्शल के अनुसार 3250 ईसा से लेकर 2750 ईसा तक। डीपी अग्रवाल के अनुसार 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। तो अलग अलग लोग जैसे जैसे इसको क्या है शोध किए, पाए, प्राप्त किए, उसी हिसाब से डेट को मेंशन करते चलेगा। ठीक, अब आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। पहले चीज़ों को थोड़ा सा ऊपर से देख लेते हैं, तब नीचे आसान हो जाएगा पढ़ना। ठीक, देखिए फिर एक है रेडियो कार्बन C40, ये सबसे इम्पोर्टेंट। ये देखिए ज़्यादातर यही सही माना जाता है, 2350 से 1750। ठीक, NCERT के अनुसार 2550 से लेके 1750 ईस्वी। तो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग डेट दिया हुआ है, लेकिन संभवतः देखिए आप जब भी 2500 से लेकर ईसा पूर्व से 1750 तक मानिएगा वही सही माना जाएगा। ठीक, ज़्यादातर ये ध्यान दीजिएगा 2500 ध्यान दीजिएगा। ओके, आगे तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक, कह रहा सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मान्य तिथि C40 को माना जाता है, और सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता की समकालीन थी। किसके, मेसोपोटामिया और किसके, मिस्र की सभ्यता के समकालीन। समकालीन का अर्थ होता है कि उसी के समय, जिस समय सिंधु सभ्यता पनपी उसी समय क्या है मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता पनप रही थी या चल रही थी। सिंधु सभ्यता का आकार क्या है, अभी हम बताएं कहानी में ही कि त्रिभुजाकार। किस रूप में है, त्रिभुजाकार के रूप में है। इसका क्षेत्रफल देखिए दिया है 12,99,600, अर्थात देखिए इसको जो है 13 लाख लगभग में माना जाता है। ठीक, वर्ग किलोमीटर। ओके, आगे हम बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते चलिएगा अच्छे से। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ पूछा जाता है। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, सिंधु नदी बड़ी हो गई, मान लीजिए झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। ठीक, ये सब क्या है इसकी सहायक नदियाँ हैं। सिंधु सभ्यता के अन्य नाम, सिंधु सभ्यता के कौन कौन से नाम से जाने जाते हैं। सिंधु सभ्यता को घाटी सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं, कांस्य की सभ्यता कहते हैं, मेलुआ सभ्यता कहते हैं, और पकाए गए ईंटों की सभ्यता कहते हैं। ये हम पीछे कहानी में ही बताएं आप लोगों को, ये सब चीज़ें नोट कर लीजिएगा कि मेलुआ सभ्यता अगर कहते हैं तो मेलुआ इसलिए नाम पड़ा, देखिए जब ये अन्य विदेशियों से जैसे मिस्रवासियों से या मतलब उस समय समकालीन जो चल रही थी मेसोपोटामिया, जब लोग व्यापार करते थे तो सिंधु सभ्यता के लोगों को मेलुआ कहते थे। ठीक, उनको एक पुकारने की उनकी कला था, चलिए हम मेलुआ से हम लोग क्या करते हैं व्यापार करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंधु सभ्यता का नगर विभाजन किस तरह से हुआ था, जैसे नगर का डिवाइड कौन किस में कौन रहता है। सिंधु सभ्यता का नगर विभाजन 2 स्तर में मिलता है हमें, एक पश्चिमी व दुर्ग टीला, एक पूर्वी और नगर टीला। ठीक, धौलावीरा सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर था जिसका विभाजन त्रिस्तरीय स्तर पर हुआ था। धौलावीरा का, बाकी का 2 स्तरीय हुआ था, एक पूर्वी टीला एक पश्चिमी टीला। ठीक,
तो पश्चिमी टीला या दुर्ग को दुर्ग कहा जाता है, जो बड़े बड़े महाराजा लोग रहते हैं, और पूर्वी और नगर टीला इसको कहा जाता था, जिसमें आम जनता लोग रहते थे, सामान्य जनता लोग रहते थे। देखिए जो ये रहता था ये ऊंचे पे रहता था, क्या दुर्ग जो रहता था जिसमें बड़े बड़े राजा लोग रहते ऊंचा रहता था, और जो जनता रहती थी वो किस में रहती थी, नीचे वाले भाग में रहती थी। और ये जो बनी थी पूरी की पूरी संरचना ये सब सिंधु सभ्यता की, ये क्या है, ग्रीक ग्रीक पद्धति में पूरी की पूरी बनी थी। देखिए जाली नुमा, जैसे जाली नहीं होता इस तरह से जाली नुमा इसकी निर्माण किए गए थे। ठीक, अब इसके देखिए खोजकर्ता और इसकी चीज़ों को ध्यान से देख लीजिए। पाकिस्तान के प्रमुख स्थल पर देखिए कौन कौन सा पाकिस्तान में पड़ता है, कौन कौन भारत में पड़ता है। तो देखिए चीज़ों को समझिएगा थोड़ा। प्रमुख स्थल देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो और क्या कोटदीजी। ठीक, और कुछ इसमें और आएगा क्या है, सुतकेंडा गैंड। ये सब जो है कहाँ है, पाकिस्तान में पाए, कहाँ पाकिस्तान, पाकिस्तान में पाई जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता के बताए हैं कि दयाराम साहनी कब खोज किए थे, 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो इसकी खोज कब हुई, राखालाल बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में। चनुदड़ो एन जी मजुमदार 1931 ईस्वी में। और कोटदीजी फजल अहमद 1955 से 57 ईस्वी में। और सुतकांडेगोड डोर ऑरेल स्टाइन 1927 ईस्वी में खोज किए थे। ठीक, तो ये जो है जो है स्थल क्या पाकिस्तान में पाई जाती है, और किस किस स्थिति में है और किस किस नदी में है। देखिए जो है पहला क्या था, ये हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी 1921 में किस नदी के तट पे है, मोंटोगोमरी पाकिस्तान रावी नदी के तट पे है। ये क्या मोंटगिरी जिला है और रावी नदी है। ठीक, दूसरा था मोहनजोदड़ो, ये कहाँ था, सिंधु नदी पे ही था, जो सिंध प्रांत के लड़काना जिले जो पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक, और नेक्स्ट है चनुदड़ो, ये भी सिंध प्रांत पाकिस्तान में सिंधु नदी पे ही था। और एक है आपका कोटदीजी जो क्या फजल अहमद द्वारा वर्ष 1955-57 में सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, और ये सिंधु नदी के तट पे है। और एक सितकुंडा डोर अफगानिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान जो है। ठीक, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। दास्क नदी, कौन सी नदी है, दास्क नदी है। ठीक, 1927 ईस्वी में। अब भारत के प्रमुख स्थल के बारे में जान लेते हैं। रंगपुर, माधव स्वरूप वस्त्र अहमदाबाद, कटियार गुजरात। ठीक, कौन सी नदी है, भादर नदी। और इसके बाद आता है लोथल, इसकी खोजकर्ता कौन है, रंगनाथ राव 1955 ईस्वी में किए थे। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, किस नदी में, भोगवा नदी, किसमें, भोगवा नदी पे। फिर एक है सुरकोटदा है, जेपी जोशी 1964 ईस्वी में किए थे, कच्छ गुजरात में है, सरस्वती नदी पे। कहाँ है, सरस्वती नदी पे। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, अभी और भी है तो देख लेते हैं। चलिए अभी छोटा करके थोड़ा सा क्रम से देखते हैं। धौलावीरा रविंद्र बिष्ट 1990 से 1951 ईस्वी में, ये भी कहाँ है, गुजरात के कच्छ में है। और मनसर मनहर, और एक और नदी इसका नाम है क्या है, इसका लूनी नदी, क्या लूनी। फिर है देसलपुर केसी सौंदर क्या है, सौदर राजन। ठीक, ये 1963-1964 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी, ये भी गुजरात के कच्छ में पड़ता है। ठीक, ये बामूचेल, कौन सी नदी है, बामूचेला नदी पे है। फिर रोपड़, ये कहाँ पड़ता है, यज्ञदत्त शर्मा, ये कहाँ है, पंजाब में। कब हुई थी खोज, 1953 और 55 में, सतलज नदी में। तो सतलज नदी थी वहाँ पे खोजी गई सभ्यता थी, पनपी व्यवस्था। बनवाली रविंद्र सिंह बिष्ट, कब, 1973 से 74, कहाँ पे है, हिसार हरियाणा में है। और कौन सी नदी में, रंगोई नदी पे। राखीगढ़ सूरजभान 1969 ईस्वी में, कहाँ, हिसार, कौन सी नदी पे, सरस्वती नदी पे। कालीबंगा क्या बीबी लाल व बी के थापर दो लोग मिलकर किए थे 1961 ईस्वी में, ये कहाँ है, हनुमानगढ़ राजस्थान में घग्घर नदी पे है। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा 1958 में, मेरठ यूपी उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पे है। दायमाबाद महाराष्ट्र में एस देश पांडे 1958 से 59।
का अहमदाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, अहमदनगर महाराष्ट्र में है। और कौन सी? गोदावरी या प्रवरा नदी। गोदावरी का दो नाम, गोदावरी और प्रवरा नदी। क्या है? प्रवरा नदी। तो इतना चीज़ हम समझ गए हैं कि इसकी क्या है, कहाँ पे इसकी स्थिति है, किस स्थिति में है, कौन खोज किया था, किस तरह से और किस नदी पे है। इस चीज़ों को बढ़िया से दोहरा लीजिएगा आप लोग, ठीक, अच्छे से। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नोट में पढ़ लीजिए थोड़ा कि अफगानिस्तान से प्राप्त स्थलों में सुतगोई व मुंडीगाक है। कौन सी पुस्तकता है ये स्पेशल की? सत्तू क्या है? सुरतगोई व मुंडीगाक कहाँ है? अफगानिस्तान से प्राप्त एक स्थल है, स्थान है, जहाँ पे सिंधु सभ्यता पनपी थी। अब इसके बाद है सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर। कौन कौन से नगर थे? हड़प्पा, जिसको क्या कहा जाता था? हरियूपिया इसको कहा जाता था, जो कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा की वर्तमान स्थिति मोंटगोमरी पाकिस्तान में का मोंटगोमरी पाकिस्तान में पड़ता है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी राजधानी भी कही जाती है। हड़प्पा का प्राचीन नाम हरियूपिया ऋग्वेद में मिलता है हमें। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में हरियूपिया इसका नाम दिया गया था। किसमें मिलता है हमें? ऋग्वेद में मिलता है। हरियूपिया इसको कहा जाता है, ठीक। ये चीज़ें याद कर लीजिएगा, हरियूपिया जो ऋग्वेद से मिलता है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में चार्ल्स मेसन, ठीक है ना, चार्ल्स मेसन ने किया था। कहानी में ही बताएं कि चार्ल्स मेसन सर्वप्रथम इसको देखा था 1826 ईस्वी में। इस स्थल की खोज 1878 ईस्वी में कनिंगडम महोदय ने किया था। कौन किया था? कनिंगडम महोदय ने किया था। इस टीले का उत्खनन कार्य 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने करवाया था, ठीक। देखिए आगे। हड़प्पा टीले का विभाजन दो स्तरीय हुआ था, एक पूर्वी नगर टीला और एक पश्चिमी नगर टीला, मतलब पश्चिमी दुर्ग। पूर्वी नगर टीला और पश्चिमी दुर्ग टीला। दुर्ग टीला में क्या होता था, यहाँ पे जो लोग थे, इसका थोड़ा सा अलग बना दिया, पूर्वी नगर टीला पश्चिमी दुर्ग टीला, ठीक है, था वहाँ पे क्या? हड़प्पा में। अब आगे तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा से प्राप्त अवशेष, क्या क्या चीज़ें हमें हड़प्पा से मिली, ये सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि यही से क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं कि किस सभ्यता से हमें क्या चीज़ें मिली। तो हमें हड़प्पा से प्राप्त कौन कौन से अवशेष थे? तांबे गलाने का कारखाना, उसमें तांबा और टीन दोनों को क्या किया जाता था? गलाया जाता था। किसमें? भट्ठी में। सर्वप्रथम वहाँ पे भट्ठी का निर्माण किया गया था, और उस भट्ठी में क्या, दोनों को पिघलाकर कांच धातु बनाई जाती थी, और उससे क्या है, विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बनाया जाता था। नेक्स्ट है बर्तन पर मछुआरे का चित्र, हड़प्पा पे मिलता है मछुआरे का। 33 फीट चौड़ा मुख्य मार्ग मिलता है हमें। कहाँ से? हड़प्पा से। तांबे का इक्का मिलता है, जो इक्का नहीं, बैलगाड़ी से, इस तरह से बैलगाड़ी लोग चलाते हैं, इक्का वो भी मिला था। सूती कपड़े का टुकड़ा हमें हड़प्पा से मिलता है। क्या? सूती कपड़े का टुकड़ा। पक्षी का पिंजड़ा, ये भी हमें हड़प्पा से मिलता है। कहाँ से मिलता है? हड़प्पा से। 6x6 के 12 कमरे पक्ते नगर, हड़प्पा से। बड़ी इमारत है इसकी। और क्या क्या चीज़ मिला था? क्या है? शंख पर बना बैल। किस पे? शंख पर, इस तरह शंख बना था, उसी पे क्या, बैल बने रहते थे, इस तरह से। उर्वरता की देवी, गर्भ से पौधे के निकलता हुआ दर्शाया गया है, ठीक। हड़प्पा से प्राप्त दो धड़, पुरुष धड़ और क्या है, नर्तक धड़, वो अलग अलग है, ठीक। ये आपका है क्या है, लाल पत्थर से बना हुआ कौन सा चीज़ है, पुरुष धड़। किस पत्थर से बना हुआ है? लाल पत्थर। कहाँ पाया जाता है? ये जो हड़प्पा में पाया जाता है, ठीक। आगे देखिए, पुरुष धड़ और नर्तक धड़ जो हड़प्पा में मिला था, उसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। जो पुरुष धड़ मिला था वो क्या क्या था, और नर्तक धड़ में मिला तो वो क्या क्या चीज़ें थी। पुरुष धड़ में जो हमें वो मिला था पत्थर का मूर्ति, वो आदिनाथ ऋषभनाथ को माना जाता है।
दूसरा क्या है, माध्यम लाल पत्थर से था। इसकी माप कितनी थी, 3.3 इंच बाई 3.4, ठीक। और इसका समय काल क्या था, 2500 ईसा पूर्व था। ये कहाँ पे है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ज़्यादातर हमें जो मिलती हैं सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ पे मिलती है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में मिलती है। उसके बाद जो है नर्तक का है, ये नटराज शिव जी का है। माध्यम क्या था, काला स्लेट। शिव जी किस रंग के होते हैं, काले रंग के, तो याद कर लीजिएगा। इसका माध्यम क्या था, काला स्लेटी पत्थर का था, जिसका माप इतना था क्या, 3.7 बाई 3.8 इंच। समय 2500 ईसा पूर्व। ये कहाँ है, ये भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। R37 कब्रिस्तान। R37 क्यों पड़ा था, क्योंकि जो यहाँ पे जो स्थापत्य बनी थी 3700 एक लाइन से क्या है दफनाए गए थे इस तरह से क्रम से, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, R37 कहते हैं। क्या कहते हैं, R37 कहते हैं, ठीक। हड़प्पा से प्राप्त अधिकांश बर्तनों पर लाल धरातल पर काले रंग से क्या की गई थी, चित्रकारी की गई थी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। आगे की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, सिंधु सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व स्थल, जो पूर्ण रूप से परिपक्व थे, जिनको हम बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, पूर्ण रूप से जो परिपक्व थे। कौन कौन सी थी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, चनुदड़ो, कालीबंगा, बनावली। मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है, ये पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर क्या है, स्थित है। इसका उत्खनन कार्य 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था, ठीक। आगे हम पढ़ते हैं। इसका उत्खनन कार्य 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था। मोहनजोदड़ो से हड़प्पा की दूरी 483 किलोमीटर है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला, किसका, मृतकों का टीला इसको बोला जाता था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष कौन कौन से थे, पहला था अन्ननागार, जो सबसे बड़ी इमारत थी। सावधान के अवशेष, बृहद स्नानागार और नर्तक की कांस्य प्रतिमा यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। देखिए ये कौन सी है, ये नर्तकी, ये जो है कांस्य की बनी क्या थी, नर्तकी थी, जो एग्जामिनर में क्या 2021 के बारे में पूछा गया था, ठीक। अब देखिए जो पूछा जाता है यहाँ पर देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा। इसके बाएं हाथ में क्या है, चूड़ी है और कोहनी पे रखी हुई है। उसके बाद यहाँ पे जो है दाहिने हाथ में क्या है, बाजूबंद लगा हुआ है, चूड़ी है 2 ठो। इसके गले में माला है और इसके बाल क्या है, गुच्छे बनाए गए हैं पीछे जूड़ा के रूप में, ठीक। और इधर क्या है, पूर्ण रूप से नग्न है और इसके जो हाथ हैं और उसी में क्या है, चूड़ी है। यही है कांस्य की मूर्ति जो मोहनजोदड़ो समय प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त। इसी के बारे में हर साल किसी न किसी रूप में इसकी प्रश्न इसके बारे में पूछता रहता है। इसके बारे में ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, यहाँ पे दिया हुआ है, यही पूछा भी था। इसकी माप जो है कितना है, 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर, अर्थात 4.10 इंच इसकी क्या है, लंबाई है। और एनसीईआरटी के द्वारा बताया गया है इसकी, ठीक। तो आज वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।